शिवगढ़ की अदालत में आज एक ऐसी कहानी सुनाई जा रही है जो हर औरत के दिल को छू जाएगी। ये कहानी है सुधा देवी की, जो अपने ही पति के खिलाफ अदालत में खड़ी है। लेकिन यहाँ मुद्दा सिर्फ चोरी का नहीं है, बल्कि एक औरत के आत्मसम्मान और सच्चाई का है। अदालत का हॉल खचाखच भरा हुआ है। लोगों की फुसफुसाहट से माहौल भारी लग रहा है। जज साहब की कुर्सी के सामने दो तरफ वकील खड़े हैं और बीच में बैठी है सुधा देवी। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा धैर्य दिख रहा है। सामने की बेंच पर बैठा है रंजीत सिंह, उसका पति, जिसने उस पर अपनी ही हवेली के पुश्तैनी गहने चुराने का आरोप लगाया है। रंजीत के वकील मिस्टर सक्सेना ने अपना केस शुरू किया। उन्होंने कहा, ये मामला सीधा साधा चोरी का है। इस औरत ने, सुधा देवी ने, हवेली की तिजोरी तोड़ी और पुश्तैनी गहने चुरा लिए। फिर उन्होंने एक पुराना खत निकाला और कहा, ये देखिए सबूत। ये खत इस औरत ने अपनी शादी की रात लिखा था। किसे? इन्हीं जनाब को जो आज बेशर्मी से इसके वकील बनकर खड़े हैं। वो केशव की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये साजिश आज की नहीं, 10 साल पुरानी है। ये औरत चरित्रहीन है। अदालत में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें सुधा देवी पर टिक गईं। जज साहब ने पूछा, सुधा देवी, क्या ये खत आपका है? सुधा ने बिना झिझक के कहा, हाँ, ये खत मेरा है। लेकिन फिर वो खड़ी हुई और अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए बोली, आप एक रात की गलती को सबूत मान रहे हैं और मेरे 10 साल के तप को भूल गए। हाँ, मैं भागना चाहती थी क्योंकि मैं डरी हुई थी, लेकिन मैं भागी नहीं, मैं रुकी। मैंने उस हवेली की दहलीज नहीं लांघी। मैंने उस पति की सेवा की जो साल में एक बार आता था। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन हार नहीं। अगर मुझे चोरी करनी होती तो मैं 10 साल पहले ही कर लेती। मैं आज यहाँ गहनों के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हूँ। अदालत में मौजूद हर व्यक्ति सुधा के इन शब्दों से प्रभावित हो गया था। अब बारी थी केशव की। वो सुधा का वकील था, लेकिन कभी उसका प्रेमी भी रहा था। केशव ने कहा, मेरे काबिल दोस्त ने चरित्र की बहुत बातें कर ली। अब जरा उस पति के चरित्र की भी बात हो जाए जो खुद को पीड़ित बता रहे हैं। रंजीत घबराते हुए बोला, बिल्कुल, मैं देवता नहीं हूं, पर मैंने इसे हमेशा इज्जत दी, रोटी दी, कपड़ा दिया, छत दी। केशव मुस्कुराया और बोला, तो फिर कोठी नंबर 12 सिविल लाइंस कानपुर में कौन रहता है? रंजीत का चेहरा पीला पड़ गया। केशव ने आगे कहा, पुकारिए, श्रीमती नलिनी सिंह। अदालत के दरवाजे से एक औरत अंदर आई। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। नलिनी ने कांपती आवाज में कहा, ये मेरे पति हैं। हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं। हमारा एक बेटा है, विक्की। अदालत में हड़कंप मच गया। रंजीत की आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। केशव ने समझाया, भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। रंजीत बाबू ने ना सिर्फ सुधा देवी को धोखे में रखा, बल्कि नलिनी जी को भी झूठ बोला कि वो अविवाहित हैं। ये आदमी पति नहीं, एक ठग है। नलिनी अब रो रही थी और रंजीत से कह रही थी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी रंजीत। मुझे लगा था तुम बिजनेसमैन हो, पर तुम तो सौदागर निकले, औरतों के सौदागर। जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। अदालत तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए रंजीत सिंह द्वारा लगाया गया चोरी का आरोप निराधार मानती है, बल्कि अदालत पुलिस को निर्देश देती है कि रंजीत सिंह को धोखाधड़ी और बायगमी के आरोप में तुरंत हिरासत में लिया जाए। पुलिस ने रंजीत को हथकड़ी लगाई। केशव ने सुधा से कहा था ना, सच को साबित करना पड़ता है। सुधा ने नलिनी के पास जाकर उसे सांत्वना दी, चुप हो जाओ, तुमने घर नहीं तोड़ा नलिनी, उस आदमी ने तोड़ा है। तुम भी उतनी ही पीड़ित हो जितनी मैं। कुछ महीने बाद वो हवेली जो कभी सुधा के लिए जेल जैसी थी, अब उसकी अपनी हो गई थी। लेकिन सुधा ने एक अनोखा फैसला लिया। उसने नलिनी और उसके बेटे विकी को अपने साथ रहने के लिए बुलाया। दोनों औरतों ने मिलकर उस हवेली को सांझ सवेरा स्कूल में बदल दिया। आज वो हवेली बच्चों की आवाज़ों से गूंजती है। सुधा और नलिनी दोनों मिलकर उन बच्चों को पढ़ाती हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं। ये कहानी सिखाती है कि कभी-कभी जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि किसी को उठाने में होती है। केशव अब भी कभी-कभी स्कूल आता है। क्या वो और सुधा फिर से मिल जाएंगे? क्या सांझ और सवेरा का ये मिलन पूरा होगा? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है
कि सुधा देवी ने अपने आत्मसम्मान की लड़ाई जीतकर न सिर्फ अपनी बल्कि नलिनी की जिंदगी भी बदल दी।